राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। अमेरिका, इजराइल और ईरान में युद्ध से मिडिल ईस्ट टेंशन हाई है। इस भीषण युद्ध की आंच भारत तक भी पहुंच गई है। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में देश में एलपीजी संकट पैदा कर दिया है और अचानक से स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि शहर शहर एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइनें लगती नजर आ रही हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स गैस की दिक्कत के चलते बंद होने की कगार पर है। आखिर ये हालात क्यों बने, इसके पीछे की वजह जानने के लिए भारत के एलपीजी आयात की पूरी सप्लाई चेन को समझना जरूरी है। मिडिल ईस्ट वॉर का असर भारत में पहले से ही दिखने लगा था और तेल कंपनियों ने बीते 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर प्राइस हाइक का ऐलान कर दिया था। वहीं अब कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट्स बिजनेस पर बुरा असर पड़ रहा है। होटलों की संस्था आहार के मुताबिक गैस सप्लाई न होने से अब तक मुंबई के 20% होटल बंद हो चुके हैं और एसोसिएशन ने ये स्थिति बनी रहने पर 50% होटलों पर अगले 2 दिनों में ताला लगने की चेतावनी तक दे दी है। न सिर्फ होटल बिजनेस बल्कि एलपीजी क्राइसिस से आम लोगों में भी घबराहट है। शहर शहर इसका असर दिख रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लोगों की कतारें लगी हुई हैं। हरियाणा की बात करें तो सरकार इसको लेकर सतर्क दिख रही है। सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता को लेकर डेटा भी मांगा है। इस पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ सवाल हैं जो आज हम उठा रहे हैं। सवाल ये कि युद्ध का असर गैस सिलेंडर पर कब तक। सवाल ये कि गैस संकट से निपटने की क्या है तैयारी, सरकार कितनी तैयार है। सवाल ये कि कई शहर बेहाल है, हरियाणा का क्या हाल है। सवाल ये जो आज पूछ रहे हैं कि कई शहर बेहाल हैं, इसके अलावा गैस सिलेंडर की सप्लाई पर कब तक पड़ेगा असर। ये तमाम वो सवाल हैं जो आज हम पूछेंगे खास चर्चा में। जो मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ उनके साथ। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भिवानी से, चरखी दादरी से, पानीपत से, करनाल से किस तरीके से यहाँ पर जो इस वक्त, क्योंकि कई खबरें ऐसी भी सामने आई कि लोगों ने कालाबाजारी कर ली है, यानी कि स्टॉक में सिलेंडर्स को रख लिया है। क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है, जिस चीज़ की किल्लत होनी शुरू हो जाती है, जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो उनको इस तरीके से ही रख लेते हैं और कुछ वैसा ही हुआ है। लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो भी कालाबाजारी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आज बैठक भी इसको लेकर होनी है। खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट की ओर से पत्र भी लिखा गया था और खुद इस बारे में जो राज्य मंत्री हैं राजेश नागर, उनकी ओर से बताया भी गया है। क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है, मिडिल ईस्ट के युद्ध का असर भारत पर पड़ रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक पोस्ट भी किया है जो आपको हम बता रहे थे। लेकिन बड़ी बात ये कि हमारे प्रदेश में यानी कि हरियाणा में जो 23 जिले हैं वहां पर अभी कैसे हालात बने हुए हैं, कितने जिलों के होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। हालांकि खबरें अलग अलग देश के कोने कोने से आ रही हैं, लेकिन प्रदेश का क्या हाल है यही जानेंगे और जो रिपोर्टर्स जुड़ेंगे उनसे हम समझेंगे कि अभी कैसी हालात बने हुए, क्या सिचुएशन बनी हुई है ग्राउंड पर और इसको टैकल करने के लिए, इसे निपटने के लिए क्या तैयारी लोगों की भी है। क्योंकि न केवल होटल वालों को तैयार रहना होगा बल्कि मेंटली जो आम जनता है उनको भी तैयार होना होगा। तो देखिए, हमारे तमाम जो सहयोगी ग्राउंड से जुड़ रहे हैं उनका रुख कर लेते हैं बारी बारी। जहां फरीदाबाद से पूजा शर्मा है, राजेश मजोका है, पानीपत से साहिल रुखाया है, चंडीगढ़ से, और कुछ देर में जो अन्य सहयोगी हैं वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले साहिल, मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि आज महत्वपूर्ण मीटिंग भी होनी है। इस संबंध में राज्य मंत्री की ओर से बताया भी गया था। आप बताइए कि आज जो बैठक होनी है उसमें क्या तय होगा और सरकार की ओर से क्या संदेश प्रदेश के व्यावसायिक लोगों को जाएगा, जो आम जनता है उनको जाएगा। साहिल। बिल्कुल, जिस तरीके से जो युद्ध चल रहा है, युद्ध के चलते जिस तरीके से एलपीजी को लेकर काफी संकट जो है वो देखने को मिल रहा है, भारत पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसको लेकर हरियाणा सरकार जो है खासकर वो पूरी तरीके से अलर्ट जो है वो हो चुकी है। हरियाणा में कमर्शियल सिलेंडर पर पूरी तरीके से रोक जो है वो लगा दी गई है। इस बात की जानकारी जो है वो हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री राजेश नागर की ओर से इंडिया न्यूज हरियाणा के कैमरे पर जो जानकारी जो है वो दी गई है और साथ ही साथ
हरियाणा सरकार की ओर से तमाम जो कंपनियां हैं, ऑयल कंपनियां हैं, उनको एक चिट्ठी लिख के कहा गया है कि एलपीजी की उपलब्धता का पूरा डाटा जो है वो आज शाम तक जो है वो भेजने का जिस तरीके से भेजा जाए और कंपलसरी आज के दिन ही भेजना होगा। और इसी के साथ साथ आज शाम को एक बड़ी बैठक भी जो है वो हरियाणा के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट के राजाशेखर वंद्रू, उनकी ओर से तमाम कंपनियों की बुलाई गई है और उनसे डेटा तो लिया ही जाएगा, लेकिन ये भी पूछा जाएगा कि रोजाना कितनी खपत जो है वो जो एलपीजी गैस की है वो होती है। इसके अलावा कितना स्टॉक जो है वो बचा हुआ है, ये तमाम जानकारी जो है उनकी ओर से हासिल की जाएगी। साथ ही साथ राज्य मंत्री राजेश नागर का ये भी कहना है कि तमाम डिप्टी कमिश्नर और डीएफएससी को आदेश दे दिए गए हैं कि डे टू डे वो डाटा उपलब्ध करवाएंगे और कालाबाजारी ना हो, इसके लिए वो फील्ड में उतरेंगे। अगर कोई इस तरीके की जो है गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो किया जाए। जो क्योंकि सिलेंडर बुकिंग करवाने को लेकर भी एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है, 21 से 25 दिन के लेकर जो है केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसी के बिहाफ पर हरियाणा ने भी इस तरीके का डिसीजन जो है वो लिया है। तो ऐसे में अब जब डाटा आ जाएगा तो उसके बाद ये साफ तौर पर क्लियर होगा कि कितनी एलपीजी की उपलब्धता जो है वो हरियाणा के अंदर है, कितना स्टॉक बचा हुआ है, किस तरीके से डेली की खपत है। ये तमाम चीजें जब सरकार के पास आएगी तो उसके हिसाब से ही हरियाणा सरकार की ओर से डिसीजन लिया जाएगा और हरियाणा के अंदर एलपीजी की कमी ना हो, इसको लेकर भी जो है केंद्र से मदद जो है वो मांगने का काम जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से किया जाएगा। तो ऐसे में सरकार जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और कालाबाजारी ना हो, इसको लेकर भी राज्य मंत्री राजेश नागर की ओर से तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा, आमजन से भी अपील की है कि इस तरीके का पैनिक ना हो, वो जो है इस तरीके से वो अगर स्टॉक ना करें, इसका किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो सरकार नहीं आने देगी। अगर किसी को गैस की उपलब्धता है तो वो जो पास की गैस एजेंसी है वहां जाकर भी उस टैक्स कर सकते हैं और या जिस तरीके से वो पहले भी जो सिलेंडर बुक करवाते हैं तो उसी हिसाब से वो सिलेंडर बुक करवा सकते हैं। लेकिन पैनिक किसी प्रकार का ना हो, इसको लेकर प्रदेश के राज्य मंत्री राजेश नागर की ओर से एक जो संदेश है प्रदेशवासियों को देने का काम किया गया है। पैनिक ना हो, ये सबसे बड़ी बात, और ये अपील हम भी लोगों से कर रहे हैं कि लोग पैनिक ना हो, सरकार आपके साथ खड़ी है। पूजा, मैं आपके पास आऊंगी, आप बताइए फरीदाबाद में घरों से लेकर यानी कि जो आम आदमी है वहां से लेकर जो होटल संचालक हैं, क्या उनमें कोई घबराहट है? और सबसे बड़ी बात ये बताइए, जो आम आदमी है, जो हाउस वाइफ्स हैं, क्या उनमें इस बात को लेकर एक जागरूकता है कि कुछ ऐसा चल रहा है या वो लोग भी डरे हुए हैं? बिल्कुल साक्षी, देखिए जिस तरह से लगातार जी, चलिए हम पूजा का रुख करेंगे। और ये हालांकि तस्वीरें आपके सामने पेट्रोल डीजल की दिखा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के उपलब्धता पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो संकट है वो गैस पर है, एलपीजी सिलेंडर्स पर। हालांकि सरकार की, केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार को, सबकी प्राथमिकता यही होगी कि जो घरेलू एलपीजी है उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि घरों में गैस चलना, चूल्हे जलना बहुत जरूरी है। हालांकि कई होटल्स तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि बंद ईरान युद्ध लगातार तेज हो रहा है और इसके पूजा में आऊं आपके पास, उससे पहले राजेश, में आपके पास आऊंगी। राजेश मजोगा, आप पानीपत से जुड़े हुए हैं, ये बताइए कि अभी पानीपत में क्या हाल है? जो होटल संचालक हैं वो कितने अवेयर हैं और क्या वहां पर एक पैनिक का माहौल बना हुआ है, लोग घबरा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? देखिए साक्षी, मैं आपको बता दूं कि जो 5 से 6 दिन पहले सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं पैनिक जरूर क्रिएट हुआ था। लोगों ने स्टॉक करना भी शुरू कर दिया था। वहीं अगर ब्लैक की बात की जाए तो आज सिलेंडर की ब्लैक 1400 रुपए जो घरेलू सिलेंडर है
उसकी 1400 रुपए ब्लैक चली है। अगर फरीदाबाद, गुड़गांव और पानीपत की बात करें तो यहाँ माइग्रेटेड लोगों का बहुत जो है रिहाइश है। लगभग अगर बात की जाए पानीपत की 7.5 से 8 लाख यहाँ माइग्रेटेड लोग रहते हैं, जो कि मजदूरी तबके के लोग हैं। उनको काफी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका जो छोटा सिलेंडर होता है, घरेलू सिलेंडर से वो रिफिल करवाते हैं, उसको उनको बड़ी किल्लत आने वाली है। क्योंकि 120 रुपए पर केजी के हिसाब से वो पहले ही सिलेंडर खरीद रहे थे, अब कहीं ना कहीं 180 के हिसाब से उनको सिलेंडर मिल रहा है। कहीं दोहरी जो है ब्लैक उनके ऊपर पड़ रही है। वहीं अगर बात करें होटलों की, तो होटलों की बात की जाए तो संचालकों ने, जो होटल संचालक है, उन्होंने कहीं ना कहीं स्टॉक करना शुरू कर दिया है। जैसे ही कॉमर्शियल सिलेंडर के ऊपर पाबंदी लगाई गई, उसी तरह इन होटल संचालकों ने जो है घरेलू सिलेंडरों का स्टॉक कर लिया है, जिससे वह अपने जो है दुकानदारी चलाएंगे और एक घरेलू सिलेंडर को उपयोग में लाकर यह सब चीज जो है सामने आएगी। और वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो छोटे सिलेंडर जो है, छोटे सिलेंडरों की बड़ी किल्लत होने वाली है। जो 7 से लेकर 2 किलो तक का सिलेंडर होता है, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जब पहुंचेगा तो बड़े रेट हाइक हुए मिलेंगे। जी साहब। ठीक है पूजा, आपके पास आती हूँ, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, देखिए साक्षी, फरीदाबाद की अगर बात की जाए, क्योंकि फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है और जिस तरह से कतर ने उत्पादन पिछले कुछ समय पहले रोक दिया, उससे काफी परेशानी यहाँ लोगों को हो रही है। एलपीजी की बात करें, पीएनजी की बात करें, चाहे सीएनजी की बात करें, तो हालांकि एलपीजी की अगर बात करें तो एलपीजी को लेकर अगर डोमेस्टिक सेक्टर में अभी बहुत ज्यादा तो फर्क नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह से बुकिंग एकदम से बढ़ गई है, 15 से 20% की वृद्धि जो है बुकिंग में देखने को सामने आ रही है, उससे जो है आने वाले समय में संकट गहराने के पूरे आसार हैं। वहीं अगर कमर्शियल मार्केट की बात करें, चाहे होटल इंडस्ट्री की बात करें, चाहे ढाबे हैं या जहां भी कमर्शियल एलपीजी यूज होती है, उनके लिए मुश्किलें जरूर बढ़ गई है, क्योंकि सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया गया है, जिससे जो ये रेस्टोरेंट संचालक है, होटल संचालक है, उन्हें कमर्शियल सिलेंडर लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको डिलीवरी नहीं की जा रही है। तो इन तमाम जो है पशुपेश के बीच में पीएनजी को लेकर भी लोग काफी, खासकर जो महिलाएं हैं, वो काफी परेशान है, क्योंकि फरीदाबाद में बात करें तो काफी एरिया ऐसा भी है जहां घरों में पीएनजी जो है वो सप्लाई होती है, उसी के जरिए रसोई चलती है। तो ऐसे में आने वाले समय में अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वहां भी दिक्कतें बढ़ सकती है। देखिए मेरे साथ ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन के जो है फरीदाबाद चैप्टर के प्रेसिडेंट भी मौजूद है यहाँ पर, और उनसे भी हम जान सकते हैं कि आखिर फरीदाबाद में क्या स्थिति है एलपीजी को लेकर। फिलहाल जो है बुकिंग बढ़ने से पैनिक की स्थिति पूरी तरह से तो नहीं हम कह सकते कि फिलहाल अगर है, लेकिन अगर आने वाले समय में जिस तरह से लोगों को जानकारी मिल रही है, अगर इस तरह से ये जानकारी लगातार उसका प्रसार होता रहा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में संकट जरूर गहरा सकता है। लेकिन पूजा ये भी बताइए, जो खबरें हैं कि लगभग 50% जो होटल है वो बंद भी होना शुरू हो चुके हैं, क्या आपको ये तस्वीर फरीदाबाद में नजर आती है? क्योंकि फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में भी आता है। साक्षी, देखिए अभी फिलहाल इस तरह से यहाँ 50% की स्थिति तो नहीं है। हालांकि जो छोटे रेस्टोरेंट है उन्हें परेशानी जरूर हो गई है, लेकिन इस बीच में एक बड़ी बात यह है जिस पर सरकार को सबसे ज्यादा गंभीरता से सोचने की और मॉनिटरिंग की जरूरत है, वो है गैस की कालाबाजारी की। क्योंकि जो कमर्शियल सिलेंडर यूज हो रहे हैं, अगर वहां पर वो किल्लत आ रही है तो घरेलू सिलेंडर जो है वो स्टॉक किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जमाखोरी ना हो, इसके लिए बहुत सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। हालांकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जब लागू किया गया है तो साथ में जो समिति गठित की गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि जमाखोरी किसी तरह से ना हो, ताकि आम आदमी को परेशानी ना हो, जो घरेलू सप्लाई है एलपीजी की वो प्रभावित ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें तो एलपीजी को लेकर जिस तरह से एकाएक बुकिंग बढ़ी है, आने वाले समय में ऐसा प्रतीत होता है कि कमर्शियल सेक्टर की बात करें, जहाँ कमर्शियल सिलेंडर यूज होते हैं, वहां तो स्थिति काफी बदतर होने वाली है ही, लेकिन घरेलू सेक्टर में डोमेस्टिक एलपीजी की किल्लत को लेकर भी लोगों में जो है काफी हलचल देखी जा सकती है। ठीक है पूजा, आपका, राजेश आपका बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और जानकारी आपने दी है इस बड़ी खबर के बारे में। और वहीं जो ये गैस की सप्लाई पर संकट आ गया है, इसमें खास तौर से लेकर भिवानी में क्या हाल है, सहयोगी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। भिवानी जिले के भवानीखेड़ा स्थित भारत गैस एजेंसी में इस वक्त हमारी मौजूदगी, और गैस एजेंसी के जो ओनर हैं, संचालक हैं, जो मालिक हैं, अशोक बंसल जी, वो हमारे साथ है। बंसल जी, क्या कहेंगे, किस तरह की किल्लत
अगर इसी तरह से युद्ध चलता रहा तो आपको लगता कि हो सकती है उपभोक्ताओं को किस तरह की सुविधाएं, किस तरह की सेवाएं अभी फ़िलहाल भारत गैस या जो दूसरी कंपनियां हैं, गैस एजेंसियां हैं, वो दे पा रही हैं? देखो, तो मैं तो ये कहता हूँ भारत पेट्रोलियम से हमें अब तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। जो रूटीन में गैस आती थी वो ही आ रही है, और तुरंत की बुकिंग के भी हम अभी तक दे रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड बढ़ाया गया 15 दिन और उसके बाद 21 और अब 26-25 दिन के बाद यानी 26वें दिन जो है सप्लाई मिलेगी, उससे कितना असर पड़ेगा, उसका मोटिव क्या था? नहीं, उससे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जो किचन के अंदर जिसने यूज़ करनी है, रसोई के अंदर, उसको लिए कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी सलाह है आम आदमी से कि भी अनऑथराइज इसका यूज़ ना करें, अपने किचन में ही यूज़ करें। डोमेस्टिक यूज के लिए तो सिलेंडर बहुत आयत में आ रहे हैं, लेकिन अगर कमर्शियल की बात करें, जो प्रतिष्ठान है जहाँ पर होटल्स की, रेस्टोरेंट की बात करें, उनके लिए क्या किसी तरह कोई बाउंडेशन, किसी तरह कोई पाबंदी लगाई गई फिलहाल? अभी तक देखो, अभी तक कंटिन्यू हमारे पास आ रहे थे सिलेंडर, और आज गाड़ी जा रही है। अगर आ जाएंगे तो हम उनको भी देंगे, परंतु आने के ऊपर डिपेंड। तो फिलहाल अभी नहीं आ रहे? हाँ, अभी मेरे पास 2 दिन से सिलेंडर, उन्हें इसके कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं आ रहे। दाम बढ़ने से कितना असर पड़ेगा आम पब्लिक पर? तो बोझ हालांकि 60 रुपए का पड़ा है, तो दाम बढ़ने से क्या किसी तरह की कोई दिक्कत हो? नहीं, ऐसे इसमें देश हित में अगर कोई 50-60 रुपये बढ़ते हैं तो कोई विशेष फर्क नहीं है। आम आदमी पर कोई ऐसा कोई पैनिक मतलब वो नहीं है। अगर युद्ध चलता रहा तो लोगों से किस तरह की अपील आपकी रहेगी? क्योंकि अगर इसी तरह से युद्ध चलता है और अगर आवक कम होती है तो क्या आपको नहीं लगता कि किल्लत बढ़ सकती है? नहीं, किल्लत देखो, एक्चुअल जो किचन में है ना, आम आदमी को महीने से पहले सिलेंडर खाली नहीं होता, महीना भी लग जाता है। कुछ ही आदमी हैं जिनको 20 दिन में लग जाता है, कुछ ऐसे भी हैं 1.5-2 महीने तक भी होते हैं। तो ऐसी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यू हमारी कंपनी और सरकार गैस दे रही है, और हम तुरंत की भी सप्लाई दे रहे हैं, और जितने भी गांव है दिल्ली की हमारी सप्लाई अमूमन है। कितना ही आवक होती थी आपकी, और फिलहाल क्या आवक घटी है या बढ़ी है? नहीं, सेम ही है। 600 सिलेंडर की लगभग हमारी एवरेज सेल है, वो ही चल रही है। और बाहर से जो आने की बात करें तो वो उस टाइम पर समय पर आ रहा है जहाँ से ये आपके पास जो रिफिल होकर आते हैं? हाँ, वहाँ से हाँ, टाइम टू टाइम आ रही हैं। मेरी 2 गाड़ियाँ हैं, और आज भी मेरे जो 2 गाड़ियाँ हैं लोड हो चुकी हैं, और वो शाम तक। आप लोगों का कनेक्शन रहता है आपस में जो है दूसरी गैस एजेंसियों का? कहीं किसी तरह से भारत की बात करें, एचपी की बात करें, कोई किसी तरह की दिक्कत आई है किसी उसमें? नहीं, देखो, मैं तो अपनी भारत पेट्रोलियम की ही बता सकता हूँ। भारत पेट्रोलियम से जुड़े जो जितने उपभोक्ता हैं, जितने लोग हैं, जितने संचालक हैं, क्या वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत है? वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। डोमेस्टिक में कोई दिक्कत नहीं है, और कॉमर्शियल के अंदर अभी सप्लाई थोड़ी सी धीमी है। अगर आ जाएगी तो हम उनको भी देंगे। जाहिर तौर पर तो कमर्शियल की अगर बात करें उसकी जरूर सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन डोमेस्टिक गैस जो है, घरेलू गैस सिलेंडर, उन पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो देखिए, भिवानी से ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, जिससे ये मालूम चलता है कि किस तरीके से जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित हुई है। हालांकि जो सप्लायर है वो ये बता रहे हैं कि जो खास तौर से डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स है उसमें इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, किल्लत नहीं हो रही है, लेकिन जो व्यावसायिक यानी कि जिनकी सप्लाई होटल्स में होती है वहां पर थोड़ी किल्लत जरूर है। हालांकि तस्वीर तब और साफ होगी जब आज शाम को बैठक होने वाली। फिलहाल करते हैं चर्चा, और जो खास मेहमान हैं वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं बारी बारी। डॉक्टर पंकज बेनीवाल है, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। सुरेश रोड जी है, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एसजे सिंह है, डिफेंस एक्सपर्ट है, बहुत स्वागत है आपका कर्नल साहब। दिलीप यशवर्धन है जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, शुरुआत में आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि आज आपको जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं प्रदेश के, उनको आप संतुष्ट करिए, क्योंकि लोगों में क्वेश्चन भी है कि क्या वाकई में प्रदेश में, खास तौर से मैं यहाँ पर प्रदेश की बात कर रही हूँ, क्या वाकई में प्रदेश में इस वक्त एक संकट गहरा चुका है? क्या वाकई में किल्लत है, हाहाकार के हालात बन चुके हैं? क्या पर्याप्त मात्रा में प्रदेश के पास एलपीजी सिलेंडर्स हैं? बेनीवाल जी। पंकज जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? पंकज जी, अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है।
चलिए हम पंकज जी का रुख करेंगे क्योंकि आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने रसोइयों की दिखा रहे हैं, घरों के दिखा रहे हैं, कुछ लोग सप्लाई करते लेकर जा रहे हैं साइकिल पर, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम बड़े सवाल हैं जो आज हम पूछ रहे हैं। हालांकि पेट्रोल डीजल की तस्वीरें ये हैं, हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम भी भविष्य में बढ़ सकते हैं, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन अभी जो दाम बढ़े हैं हाल ही में, वो बढ़े हैं एलपीजी सिलेंडर्स के, डोमेस्टिक हो या फिर जिनका इस्तेमाल होटल्स में होता है, रेस्टोरेंट में होता है, उनके दाम बढ़े हैं। पंकज जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है और आपने मेरा सवाल अगर सुना तो प्लीज उसका जवाब दें। एक बार आप सवाल रिपीट करेंगी? सवाल मेरा ये है, जो लोग इस वक्त आपको सुनना चाह रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं कि क्या वाकई में प्रदेश सरकार के पास या प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी सिलेंडर्स हैं या नहीं। हाँ, आप सभी को नमस्कार, सभी प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, और जितने भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, एक कठिन समय है वैसे, क्योंकि युद्ध का समय है पूरे विश्व में, जैसे कि हम देख ही पा रहे हैं अभी, और वॉर सिचुएशन है। ऐसी कंडीशंस में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, ये वैश्विक तरीके से होते हैं, पूरे विश्व में ही कोई इसका सामना करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजग और सतर्क है। इस चीज को भांपते ही तुरंत एडवाइजरी जारी कर दी गई, एक पैनल गठित कर दिया गया, और जो हरदीप पुरी जी हैं उनकी तरफ से भी एक बयान जारी हुआ कि हमारे पास लगभग 1.5 महीने का स्टॉक अभी है। जो मैं अगर कंपेयर भी करना चाहूं कि 2014 से पहले जब भारत देश के पास 2 हफ्ते का स्टोरेज भी नहीं हुआ करता था, आज जो है लगभग 1.5 महीने का स्टोरेज अभी भी भारत देश के पास है। हरियाणा के अंदर कोई क्योस नहीं है, कहीं भी कोई समस्या नहीं है, किसी भी गृहिणी को, किसी भी परिवार वाले को, या किसी भी हरियाणवी को, या पूरे भारतवर्ष की बात करें तो हर एक भारतीय को किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके साथ है, सरकार हमें आपकी जो समस्याएं हैं उनके लिए, आपकी जो सॉल्यूशंस हैं उनको लेकर के तत्परता के साथ काम कर रही है। सारी रिफाइनरीज को कह दिया गया है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि एलपीजी का जो रिफॉर्मेशन है, कैसे फॉर्मेशन करना है, उसका थोड़ा सा जो अपना उसका क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, ताकि अपने भारतीयों को गैस के लिए, एलपीजी के लिए किसी भी गृहिणी को परेशान ना होना पड़े। देखिए, ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो सरकार है जिसने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चालू की, जिसकी वजह से करोड़ों गृहिणियों को मुफ्त में सिलेंडर दिए गए। ये वो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है जो हर घर गृहिणी योजना के तहत लगभग 50 लाख गृहिणियों तक 500 रुपए में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रही है। तो ये सारी चीजें जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी सजगता के साथ अपनी माताओं बहनों को, जो चूल्हे में पहले झुकती थी और खाना बनाती थी, वो धुआं उनकी आंखों में जाता था, उस दर्द को भी महसूस करके हर घर तक प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने हर घर तक सिलेंडर पहुंचे, इसकी एक योजना बनाई उज्ज्वला योजना के तहत। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी क्योस माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही आया तो उन्होंने, यानी कुल मिलाकर पंकज जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1.5 महीने का स्टॉक है प्रदेश के पास। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी किसी को कोई मतलब लेकिन एक मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें क्योस ना करे, जनता परेशान ना हो, जनता एकदम से लाइनों में ना लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि भाई कैसे गैस सिलेंडर खत्म हो गए तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए बहुत जल्दी लाइनों में लगना स्टार्ट कर देते हैं, वो ना करें। अभी आपके चैनल की स्लाइड्स के माध्यम से भी हम सुन पा रहे थे कि जो भारत गैस के जो एजेंसी के मालिक थे वो कह रहे थे कि अभी मेरे पास 600 का स्टॉक था, वो जितना आ रहा है उतना मेरे पास लगातार आ रहा है, उतने ही ट्रक्स मेरे निकल रहे हैं। तो जनता तक सिलेंडर लगातार पहुंच रहे हैं। कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो उसके घर तक सिलेंडर ऐसे ही पहुंच रहा है जैसे पहले पहुंचता था। हाँ, वॉर सिचुएशन है, ठीक, वॉर सिचुएशन है, लेकिन पैनिक नहीं होना, ये बहुत जरूरी है। मैं आती हूँ पंकज जी आपके पास। सुरेश जी जवाब लूंगी मैं आपसे पंकज जी की बात पर, लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगी कर्नल साहब आपके पास, क्योंकि तस्वीर, जो बड़ी तस्वीर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो मैं समझना चाहूंगी आपसे। देखिए, जो इस वक्त संकट है वो उसका मेन रीजन यही है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसका बंद होना, क्योंकि इसी वाटरवे से जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो होती है। और अगर मैं बात करूं भारत के लिहाज से, तो भारत अपनी जरूरत का लगभग 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से मंगवाता है। लेकिन जो आपने बात सुनी पंकज जी की, वो ये कह रहे हैं कि अभी पैनिक करने के हालात नहीं है, लगभग 1.5 महीने का स्टॉक है। आप कैसे देखते हैं इस चीज को जो इस वक्त चल रही है? जी, साक्षी जी नमस्कार जी। और मैं सुन रहा था अभी डॉक्टर पंकज जी को भी। अभी जहां तक ये सवाल है कि हमारे को इसकी प्रॉब्लम होएगी, तो ये जो जनता पैनिक करने वाली बात अलग है, जैसे इन्होंने बताया पंकज जी ने। बट अगर आप ग्राउंड सिचुएशन देखें
तो ये ईरान की सरकार ने भी मोदी जी को बहुत क्लियरली बोल दिया है कि ये जो है फॉर्मूज जो है इंडियन शिप्स के लिए बंद नहीं होगा। और दूसरा जो है ट्रंप ने जो है अपना, उनकी आदत है ऐसे बोलने की, अपना फायदा लेने के लिए कि आप रशिया से तेल खरीदते रहिए ताकि बाकी वर्ल्ड में प्रॉब्लम ना हो। हमने ना तो रशिया से तेल खरीदना बंद किया है और ना ही उसको हम बंद कर रहे हैं। और जहां तक फार्मूज का सवाल है, वहां पे अमेरिकन शिप्स भी हैं और उसने बहुत क्लियर बोल दिया है ये अपना ईरान की सरकार ने कि भारत सरकार के लिए ये फार्मूज बंद नहीं होगा और जो भी तेल की सप्लाई जिस तरह से वो चाहेंगे वो चलती रहेगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले समय में, आप मतलब आने वाले समय में नहीं से कि हफ्ता 10 दिन तक, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारी कोई तेल सप्लाई में या हमारी कोई ऐसी सप्लाई के अंदर फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिलेशन जो है ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं। अभी जब उन्होंने हमारा एक शिप उनका हमने बचाया, हमारी इंडियन नेवी ने, उसके बाद उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि हमारा हिंदुस्तान के साथ बहुत प्यार है और हिंदुस्तान के लिए हम कोई चीज बंद नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है फार्मूज का कुछ ऐसा पड़ने वाला है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। हम लोगों के लिए वो जगह खुली है, खुली रहेगी आने वाले समय। दिलीप जी, सिर्फ भारत ही थोड़ी है ना जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, कई मुल्क हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य से हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, विदेश मामलों के जानकार आप हैं, एक बड़ी तस्वीर में ये भी समझाइए कि भारत की नीति इस वक्त कैसी होनी चाहिए जिससे आने वाले वक्त में भविष्य में कोई संकट ना हो किसी भी चीज का, भले ही बात आज एलपीजी सिलेंडर को लेकर हो रही हो। देखिए, भारत की नीति भविष्य में कैसी होगी ये बहुत सारी सिचुएशंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हमको खाड़ी देशों पर ही निर्भर होना पड़ेगा, जिसमें पेट्रोलियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम बहुत सारी कोशिशें करने के बावजूद भी इस देश की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते और हमें वहां से वो चीजें लेनी ही लेनी हैं। और इसके साथ साथ जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, फॉरेन पॉलिसीज का एक ऑब्जेक्ट ये भी होता है कि हमारी सिक्योरिटी भी बरकरार रहे और कूटनीतिक तरीके से उस युद्ध में हम जैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो करें, क्योंकि इंडिया ऐसी स्थिति में है कि ना तो वो ईरान से लड़ाई ले सकता है, ना वो इजराइल से ले सकता है और ना ही वो यूएस से बैर ले सकता है, और उसके मैत्री संबंध सभी से हैं। तो बेहतर इस समय ये है कि क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि ये ईगो की लड़ाई चल रही है दो कंट्रीज के बीच में और उसका इफेक्ट हमारे देश पे भी पड़ रहा है, नेचुरली पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर ये स्थिति और बढ़ती गई तो भारत के अंदर और बहुत सारा इकोनॉमिक इफेक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा, हमें गैस नहीं मिलेंगे तो हमारे यहाँ का व्यापार भी रुकेगा, व्यापार रुकेगा तो रोजगार पे असर पड़ेगा, रोजगार रुकेगा तो गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो भारत की रणनीति, भारत की कूटनीति विदेश को लेकर के इस समय जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत उसमें कोई भी इंटरफेरेंस अभी ऑफिशियल तरीके से नहीं कर रहा है। और बाकी सरकार अपने स्तर से क्या करना चाहिए इस पर काम जरूर कर रही होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, और सरकार ही आगे तय करेगी कि उसको और क्या करना चाहिए। निश्चित तौर पर। सुरेश रोड जी, आपने बात सुनी पंकज बेनीवाल जी की, और मैं चाहूंगी बतौर, देखिए प्रदेश सभी का है और इस पूरे मामले में जो ये बात निकलकर सामने आई जो कि पंकज बेनीवाल जी की ओर से कही गई कि लगभग 1.5 महीने का स्टॉक है हमारे पास, आप क्या मानते हैं एज स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी, आप क्या समझते हैं इस बात में और कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस वर्तमान हालात को लेकर? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कोई प्रदेश या राज्य का मामला नहीं है। निश्चित तौर पर पेट्रोलियम भारत सरकार के अधीन आता है। जो स्टॉक की बात कही जा रही है वो हरियाणा में आप कुछ भी बोलते रहो, इसका जो परिणाम है वो नए साल में ही देखने को मिल गया था। 2026 के पहले दिन ही इन्होंने कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए थे। आज मार्च पूरा नहीं हुआ, तीसरा महीना, 161 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ चुके हैं कॉमर्शियल के रेट। रसोई गैस के भी बढ़ा दिया, अब जो बाकी बचा था 60 रुपए। स्थिति सामान्य कहां है? खाड़ी देशों का और पश्चिमी एशिया के इस युद्ध का असर यहां तक दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, कोई माने ना माने। तेल हिंदुस्तान को खरीदना है, भारत को, रूस को तेल बेचना है, लेकिन उसकी इजाजत, उसकी आज्ञा नरेंद्र मोदी के गुरु वो ट्रंप दे रहे हैं। इनके कहने से क्या बनता है? ये तो ये भी कह रहे थे ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा।
थल सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल नरवणे जी की किताब ने बच्चे को जागरूक कर दिया कि वास्तविक स्थिति बॉर्डर के ऊपर क्या थी। हुक्मरानों का क्या है, तवाइफ ऐसी हैं, अंधेरी रात में इनके करार होते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। किसी से कुछ बचा नहीं है, कोई छिपा नहीं है। संसद से भाग खड़े हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जननायक राहुल गांधी जी ने आज ये कहा कि इसके ऊपर चर्चा कीजिए। ऊर्जा सुरक्षा देश के लिए अति गंभीर विषय है। और जैसे दीपक जी ने कहा, मैं बड़ा सहमत हूं उनकी बात से, ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिरता भी प्रभावित हुए बिना इससे नहीं बचेगी। ये जो सिलेंडरों के रेट 161 रुपए और 60 रुपए बढ़े हैं, क्या ये नरेंद्र के मोदी मित्रों को ही प्रभावित करेंगे जो विदेश में जाके बैठे हैं? नीरव मोदी हो चाहे कोई और हो? नहीं, ये उस हिंदुस्तान के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को, महिलाओं से लेके युवाओं तक को प्रभावित करेंगे, जो खून पसीना बहाकर अपनी एक रोजी रोटी कमाता है। शाम को रोटी कमाने के लिए जो सुबह घर से निकलता है, उन तमाम भाई बहनों के लिए ये असर करने वाली गतिविधि है। आपकी विदेश नीति, आपकी कूटनीति बिल्कुल फेल हो चुकी है। ये हिंदुस्तान के ये बड़े रेट दिखाते हैं। मैं ऊर्जा स्थिरता, उसके बाद आर्थिक मजबूती और तीसरी बात बढ़ती हुई महंगाई पे भी मैं आपका ध्यान, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या जो सिलेंडरों के रेट बढ़े हैं इससे आम जनमानस पे असर नहीं पड़ेगा? तीसरी बात, हम डीजल और पेट्रोल पे आ जाते हैं। डीजल के बिना ना तो किसान खेत में ट्रैक्टर जोत सकता, ना ही कोई रोडवेज की बस चल सकती। अधिकारी कर्मचारी अपने गंतव्य स्थान तक कैसे पहुंचेंगे? क्रूड ऑयल 55% आपने कहा, आपने सही जानकारी दी, लगभग 50% हमें लेना पड़ता है। कच्चे तेल के रेट के ऊपर सरकार कोई बयान दे सकती है बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? और ये कह रहे 10 दिन का स्टॉक है, 15 दिन का स्टॉक है। ये तो किसी, आप भिवानी से आपने बाइट सुनाई हो तो अपनी स्थिति बता रहे थे। हाँ। उनको देश की स्थिति का थोड़ी पता है। वो तो अपना बता रहे थे कि मुझे बीपीसीएल से ऑर्डर किया, मेरी गाड़ी टाइम पे आ रही है, मेरा सिलेंडर मुझे मिल रहा है। ये पैमाना नहीं हो सकता। ये तो एक आम आदमी, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है? कंपनी वाले उसको थोड़ी बता रहे हैं, और कंपनी वालों को भी नहीं पता। कंपनी वालों को तब पता होता था जब इंडियन ऑयल अपने आप काम करती थी। अब तो इंडियन ऑयल के पंपों के ऊपर इंडियन ऑयल बाद में लिखते हैं, अदानी इंडियन ऑयल लिखा जाता है। मेजर शेयर होल्डर कौन है उनमें नरेंद्र मोदी के धन्ना सेठ मित्र बैठे हुए। जो नवरत्न कंपनियां थी, चाहे ओएनजीसी थी या इंडियन ऑयल थी या हिंदुस्तान पेट्रोलियम थी, ठीक है, उन सब का भट्ठा बिठा दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं, जब भारत पाक युद्ध हुआ था तो उस समय हिंदुस्तान में तेल की किल्लत हो गई थी। जवाब लेते हैं पंकज जी। तभी इन कंपनियों को हिंदुस्तान पेट्रोलियम अस्तित्व में आई थी कि हमें बाहर की सेल कंपनी, अमेरिका के स्वामित्व वाली कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, हम अपनी कंपनी बनाएंगे जो बुरे समय में भी हमारा साथ देगी। अपनी कंपनी है लेकिन कच्चा तेल हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो बाहर से आएगा तो नेचुरली वो प्रभावित करेगा। इसके लिए सरकार का ध्यान हम राजनीति से ऊपर उठकर आकर्षित करना चाहते हैं कि आप अगर दिन को दिन और रात को रात कहने की हिम्मत नहीं रखते तो आपको जवाब देने का कोई हक नहीं। पंकज जी जवाब दीजिए। साक्षी जी, सुरेश गौड़ जी ने बहुत सारी बातें की, लेकिन एक भी अपने वक्तव्य में शायद 4-5 मिनट बोले, एक कोई सलाह नहीं दी कि भाई हरियाणा सरकार को ऐसे कर लेना चाहिए या फिर केंद्र सरकार को ऐसे कर लेना चाहिए। कोई कांग्रेस के पास शायद एक आधा कोई सलाह मशवरा तो होना चाहिए। हरियाणा का मैटर नहीं है, इतने लंबे समय तक चलाई है, लेकिन एक सलाह आप लोगों के पास नहीं कि लेकिन हाँ, हरियाणा की जनता को बिना मतलब का ज्ञान बांट रहे हो। सुन रहा था, अरे भाई मैं सुन रहा था, आप पता नहीं कैसे कैसे इंसान को जननायक बोल रहे थे। सुन रहे, मेरे बड़े भाई हो, जननायक के लायक है वो F3 के। अरे सुनोगे ना भाई, अब बातें सुनो। आप जननायक से दिक्कत है, आपको जननायक छुट्टी करेगा भी 29 ऐसे
सुरेश जी, ऐसे मैं आ रही हूँ आपके पास, ऐसे आपने पूरी बात रख ली, अपनी तरफ सवाल दिया मैंने ऐसे आपको। रुकिए ना, शांति रखिए। एक बार पंकज जी अपनी बात तो पूरी कर ले, फिर जवाब मुझे आप ही से लेना होगा उनकी नहीं, बात का। ये विषय पे बोले साक्षी ना, जी, ये जननायक के साक्षी बारे में जी, मैंने यही तो कहा, जननायक इसलिए है, अरे बापू में ठीक नहीं है, है, अरे इसलिए ठीक है जननायक है यार, वो। वो रुकिए ये ना, बोल रहे हैं कि शांति आप रखिए मुझसे ना। सवाल तो पूछ, लेकिन इतना कोई रास्ता नहीं इतने बताया। आग बबूला नहीं, ये क्यों हो सवाल रहे का हैं? जवाब नहीं दे इतने रहे ना, आग ये बबूला तो होने की जननायक आवश्यकता की नहीं है, लीड छोड़ इनको दिया आ रही है। बिल्कुल भी नहीं। विषयों से भटकाना आप लोगों को अच्छे से आता है, लेकिन हम जवाबदेह हैं, अपनी सरकार आप है, बताइए कि आप हरियाणा की क्रूड ऑयल जनता ने, का, देश की जनता लेकिन ने पंकज जी, जो इस वक्त बताइएगा। हालात बने हुए हैं, सवाल पूछा ही जाएगा, प्लीज उस जवाब पर दीजिए। सवालों- ठीक है सुरेश जी, मैं आ रही हूँ हाँ, आपके पास, जवाब दे रहे साक्षी हैं। जी, सुरेश रोड जी ने अपने 5 मिनट के वक्तव्य में सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को, जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं, उन सबको डराने की कोशिश की है, भ्रम फैलाने की कोशिश की है। अरे हम कह रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, तो हम कह रहे हैं कि 1.5 महीने के लिए भारत देश के अंदर स्टॉक मौजूद है, तो मौजूद है, आपको चिंता नहीं करनी है। अगर सुरेश रोड जी अगर अभी सिलेंडर बुक करेंगे तो आपके घर सिलेंडर पहुंचेगा, और अगर साक्षी जी बुक करेंगे साक्षी जी के घर पहुंचेगा। तो अगर एक भी कंप्लेंट सुरेश रोड जी के पास हो कि भाई हाँ उसके घर सिलेंडर नहीं पहुंचा, उसने बुक कराया था, तो एक खाली कंप्लेंट तो लेकर के आए। ये भ्रम फैलाना, ये डराना बिल्कुल बंद करे कांग्रेस के साथी। जब आज पूरे विश्व के अंदर एक वॉर सिचुएशन चल रही है और भारत देश में अमन और शांति कायम है, ये नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति, उनकी विदेश नीति और भारत सरकार के साथ काम, हर एक भारतीय के साथ काम करने की नीति यही दर्शाती है कि भारत देश अमन और शांति के साथ काम कर रहा है। आपके समय में 14 दिन का स्टॉक नहीं हुआ करता था, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी भारत देश के पास। आज अगर 74 दिन का, 1.5 महीने से ज्यादा का स्टॉक है, तो ये नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति और देश नीति और हर एक भारतीय का जो अपना क्या बोलते हैं उसका जो अपना स्ट्रॉन्ग करने की, अपने हर एक भारतीय को, ये उनकी नीति का एक सुदृढ़ नतीजा है कि उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं कि आज हम अपना भंडारण भी बढ़ पा रहे हैं और उनकी सप्लाई भी लगातार अपने देशवासियों को दे पा रहे हैं। तो सुरेश रोड जी ने जितनी भी बातें की वो सारी भ्रामक थी, एक भी बात में कोई तथ्य नहीं था। आज भारत देश या नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि युद्ध का समय नहीं है, आज बुद्ध का समय। आज हमें शांति से, अमन शांति से बात करनी चाहिए। आज भारत देश एक ऐसा देश है जो दोनों ही पक्षों से बात कर पा रहा है, अमन शांति की पहल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जिस तरीके के माहौल है उसमें शांति का अगर पाठ लेकर के कोई चल रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की नीतियां वही है जो देश को आगे लेकर के चल रही है। पूरे विश्व को इकट्ठा करने की बात अगर कोई करता है तो वह नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि रिसोर्सेज या फिर एनर्जी की इन्होंने बात की, ग्रीन एनर्जी के लिए कौन बात कर रहा था, सोलर एनर्जी के लिए कौन बात करता है। आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें स्वावलंबी होना चाहिए, हम आत्मनिर्भर होने चाहिए, हमारे को हर वो चीज प्रयोग में लानी चाहिए जो हमारे देश में उपलब्ध होती है। कौन बात कर रहा है इन चीजों के लिए? आज आत्मनिर्भर की बात करें तो हम करते, नरेंद्र मोदी जी करते, कि आपकी सरकार ने कभी की क्या? 2047 में भारत विकसित होगा, इस बात की जब हम बात करते हैं तो भी कांग्रेस के साथियों को परेशानी होती है। अरे भारत विकसित होगा तब भी आप लोगों को परेशानी है क्या? बहरहाल ये सारी अलग बातें हैं, लेकिन साक्षी जी, किसी भी भारतीय को या किसी भी हरियाणा में साथी को हाथ जोड़ के विनती है, बिल्कुल भी लाइनों में ना लगे। भारत सरकार के पास, हरियाणा सरकार के पास संपूर्ण अपनी व्यवस्थाएं हैं। सबको गैस के सिलेंडर, एलपीजी के सिलेंडर बिल्कुल लगातार ऐसे ही मिलेंगे, कहीं पे लाइनें नहीं लगाएं। और किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वहां पर गाड़ियों की लाइन बहुत लंबी लगी है। और कांग्रेस के कार्यकाल में हमें याद है कि लोग पीपियां लेकर भी खड़े हुआ करते थे कि 2 लीटर ठीक है, उस कार्यकाल को छोड़ते हैं ना बेनीवाल जी, वर्तमान में वो फोकस करते हैं। ठीक है, कर्नल एसजे सिंह, मैं आती हूँ आपके पास, आ रही हूँ सुरेश जी आपके पास, लेकिन कर्नल एसजे सिंह ये बताइए, आप देखिए कुछ कई तरह की खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जहां पर लोग स्टॉक कर रहे हैं सिलेंडर्स का, ब्लैक में बेचने के लिए जो है वो स्टॉक कर रहे हैं उनका। ये निश्चित तौर पर गलत है, लेकिन अभी सरकार की प्राथमिकता किस तरीके से होनी चाहिए? क्योंकि कुछ बाइट्स ये भी आई हैं कि जो हालांकि डोमेस्टिक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन जो होटल वाले हैं उनके लिए सप्लाई चेन को कई जगहों पर रोका जा रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, ये भी सच्चाई है? जी, असल में क्या है, जब ऐसी हालात पहुंच जाते हैं देश के, जब उसके अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है पूरे इंटरनेशनल, मैं इस बात की तारीफ करूंगा ये सरकार की कि हम लोग होली मना रहे हैं, उसके बाद में क्रिकेट मैच देख रहे हैं, और दुनिया के अंदर जो आदमी कोई सुरक्षित नहीं है, बम फट रहे हैं, सब तक हो रहे हैं। पर हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट, कि जो गलत बातों को भ्रम फैलाने में सबसे ज्यादा माहिर है। वो जो अच्छी बात भी है उसको भी खराब बताएंगे,
खराब बात को तो खराब बताना ही होता है। तो ये जो एक नेचुरल फिनोमिना होता है, जैसे मुझे अगर पता लग जाए कि मेरे मोहल्ले में पानी की कमी हो गई है या पेट्रोल की कमी हो गई है, जिसने किसी ने अफवाह भी उड़ा दी, तो मैं सीधा अपनी कार लेके पहुंच जाऊंगा पेट्रोल पंप पे बिना पूछे कि भाई तेल पूरा फुल भर दो। तो उस वजह से जो है संकट होता है। कुछ लोगों का हमारे देश के अंदर ऐसा कुछ सोच विचार है कि ये मतलब भ्रम फैलाओ और इस सरकार के खिलाफ बोलते रहो। इतना अच्छा काम हो रहा है, दुनिया वाह वाह कर रही है, और हमारे लोग उसको वाहवाही को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी गद्दी हट गई। सॉरी, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, उनकी गद्दी हट गई है, उनके नंबर 2 के पैसे बंद हो गए हैं, तो वो जो सिस्टम है उसके खिलाफ बोलते जा रहे हैं। जैसे अभी अभी पंकज जी ने कितना क्लियर बताया कि हमारे हरियाणा में हमारे पास बहुत सारा स्टॉक है, तो नंबर 1। नंबर 2, अभी जैसे जो बिजनेस वाला है उसको किसी ने फैला दिया कि ये आपका सिलेंडर आपको मुश्किल से मिलेगा, महंगा मिलेगा, तो हम लोगों का बाय नेचर ऐसा हो जाता है कि 2 सिलेंडर एक्स्ट्रा कर लो। अगर हमारे पास स्टॉक 100 का है और 400 आदमी ने सिलेंडर ले लिए, तो जाहिर है कि उसी डिपो के अंदर थोड़ी सी कमी महसूस हो जाएगी। जिसको जो आदमी जिसको इंटरेस्ट है वो उसको फैला देगा कि भाई कमी हो गई। पर मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा में क्या, पूरे देश में हमारे पास कोई ऐसी कमी नहीं होगी। और जहां तक फार्मर्स का सवाल है, उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि हमारा इंडियन शिप विल नॉट बी स्टॉप्ड। हिंदुस्तान के जहाज का कोई रोक टोक नहीं होगी, चाहे वो अमेरिका जोर लगा ले, चाहे कोई जोर लगा ले। तो वैसी नीति हमारे प्रधानमंत्री जी के होने के बावजूद मुझे नहीं लगता हमें किसी प्रकार से इस बात के ऊपर परेशान होना चाहिए या किसी की गलत बातों को सुनना चाहिए। असली बात यह है कि हमारे पास स्टॉक है अवेलेबल, और आने वाले दिनों के अंदर भी ये अवेलेबिलिटी हमारी बनी रहेगी। उसके बाद में लड़ाई कहां तक पहुंचती है, हम लोग सुरक्षित हैं अभी प्रेजेंट सरकार के बीच में, और सुरक्षित रहेंगे। और ये जो छोटी मोटी जो बढ़ाते हैं कि झूठ पाठ फैलाने वाली बातें हैं, ये झूठ ज्यादा देर तक चलता नहीं है। पब्लिक भी जानती है इसको कि आज की तारीख में गैस कैसा है, और कैसे एक टेलीफोन से गैस मिल जाती है और किसी को कोई प्रकार की संकट नहीं है। तो मैं कृपया करके हाथ जोड़ के बोलता हूँ, भैया अपने देश को, आप देशवासी हैं, हमारे देश में जो है भ्रम मत फैलाओ, जो असलियत है उसको जानो। ठीक है दिलीप जी, आप कर्नल जी की बात से कितना सहमत हैं? और ये सवाल मेरा ये भी है, देखिए रूस यूक्रेन जंग देखी हमने, कई दुनिया के मुल्कों की जंग देखी, भारत की अप्रोच हमेशा से बैलेंस रही और कभी कोई किल्लत किसी चीज़ की नहीं दिखी, यानी कि कुल मिलाकर कोई संकट नहीं हुआ। जो बात कही है कर्नल जी ने कि भारतीय शिप्स जो हैं वो नहीं रुकेंगे, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, क्या भविष्य में देखें खासतौर से आने वाले कुछ ही दिनों में वो भारतीय शिपों के लिए खुलता हुआ नजर आएगा? आप क्या समझते हैं? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बाहरी देश क्या डिसीजन लेंगे ये डिपेंड करता है कि युद्ध की स्थिति क्या बनती है, भारत उसमें डिप्लोमेटिकली क्या स्टेप लेता है। लेकिन मैं कर्नल साहब की बातों से बहुत हद तक सहमत हूं। और देखिए, जब कोई कमी आती है तो कमी सबके लिए आती है, और मैंने कहा था कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए हमारा देश दूसरे देशों पर डिपेंड करता है, और अगर उन देशों से सप्लाई रुक जाएगी तो नेचुरली वो कमी हमारे देश में आएगी और आम जनता को परेशानी ना हो। मुझे लगता है कि इसीलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले कॉमर्शियल कनेक्शंस पर रोक लगा दी है, कि कॉमर्शियल कनेक्शंस में भी मुझे लगता है कि होटलों में ऐसा नहीं कि लोग हमेशा शौक से जाते हैं, होटलों में लोग व्यापार के कारण भी जाते हैं, बहुत सारी चीजों के कारण जाते हैं, लेकिन होटलों से कहीं ज्यादा जरूरी है कि लोगों को घर में खाना मिल जाए। तो अगर इनिशियली स्टेप लेकर के कॉमर्शियल कनेक्शंस पर रोक लगाई गई और डोमेस्टिक सप्लाई को पूरा करने का सरकार कोशिश कर रही है, तो एक अच्छी स्थिति है। और ये स्थिति ऐसी है जहां पर हम सबको सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि ना तो भारत देश ने युद्ध शुरू कराया है और ना भारत देश युद्ध बंद करा सकता है। भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो चाहे, अगर भारत के हाथ में होता तो युद्ध होता ही नहीं, और हो रहा होता तो रुकवा देता। फिर भी क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे रिलेशन हर कंट्री से अच्छे हैं, तो हम किसी की तरफ एक तरफा नहीं जा सकते हैं। जो स्थितियां बनेंगी उन स्थितियों के साथ में हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा।
हमारी सप्लाईज चलती रहे, इसके लिए भारत सरकार जरूर कोशिश कर रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी सरकार होती, मैं भाजपा या कांग्रेस या किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, इस समय सरकार सत्ता में जो भी सरकार होती वो देश की जनता के हित में जो कर सकती होती वो जरूर करती होगी। तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान सरकार भी देश हित में जो कर सकती है वो जरूर कर रही होगी। यहां पर अपोजिशन को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास अगर कोई ऑल्टरनेटिवली अच्छा रोड मैप है जिससे इस युद्ध की स्थिति में विराम आ सकता हो या भारत की सप्लाई और अच्छी हो सकती हो, तो आप उस रोड मैप के साथ संसद में जरूर जाएं, सत्ता से सवाल जरूर पूछें, सत्ता क्या कर रही है ये पूछना आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ सत्ता को सपोर्ट देना भी आपका संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि जनता ने आपको इसलिए चुन के संसद तक भेजा है। ठीक है, बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। सुरेश जी जवाब दीजिए, आप जो कुछ कहना चाह रहे थे आप पंकज जी की बात का। दीपक जी ने बड़ी अच्छी बात कही, विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है, आप एक अच्छा सुझाव दे सकते हैं संसद में। और मैंने अपनी बात की शुरुआत भी साक्षी जी सी बात से की थी कि हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि ऊर्जा के विषय पे संसद में चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष भी अपनी सलाह दे सकता है और देश की समस्याओं से सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को अवगत करा सकता है, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई क्योंकि डरे हुए हैं। जननायक ने कहा है कि कंप्रोमाइज्ड है, और मैं कर्नल साहब को सुन रहा था, बड़ी बड़ी बात कह रहे थे कि साथ देना चाहिए, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। भ्रम तो सत्ता पक्ष फैला रहे हैं। आपको कर्नल साहब चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग या आरएसएस के लोग भ्रम फैलाने में माहिर हैं। ये अगर किल्लत है तो ये नहीं होने की भ्रम भी फैला सकते हैं, अगर किल्लत नहीं है तो ये कहेंगे कि किल्लत है। दोनों चीजें इन्हीं के मुबारक है ये चीज। आपको और हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम तो सार्थक भूमिका में। अगर हमारे आरोप निराधार हैं तो 161 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर का, 60 रुपए रसोई सिलेंडर का रेट नहीं बढ़ा होता। हाँ। आप लेकिन सुरेश जी पंकज जी बोल रहे हैं कि आपने तमाम बातें तो बोली, लेकिन आप सुझाव नहीं दे रहे हैं, समाधान क्या हो सकता है? हाँ दे रहे वो भी साक्षी जी। मैं कर्नल साहब की बात को बताना चाहता हूं कि अगर सामान्य स्थिति होती तो सिलेंडरों के रेट नहीं बढ़ते। सामान्य स्थिति होती तो जैसे दीपक जी ने बताया, कॉमर्शियल सिलेंडर कनेक्शन बैन नहीं होते। दिलीप नाम है उनका। हाँ दिलीप जी ने बताया, नहीं सॉरी दीपक जी ने बताया। दीपक जी ने बताई है बात कि कॉमर्शियल कनेक्शन बंद कर दिए हैं, तो इसका मतलब सामान्य स्थिति नहीं है। तो बीजेपी के प्रवक्ता साथी और कर्नल साहब की बातों का विरोधाभास का खुलासा यहीं पर हो गया। रही बात सुझाव की, जो मुख्य बात आपने पूछी, एक समय था दुनिया की दो महाताकत, बड़ी ताकतें अमेरिका और रूस होया करते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने दोनों से किनारा किया था और गुट निरपेक्ष गुट बनाया था, और हुआ क्या कि दुनिया की तीसरी शक्ति बनकर हम उभरे थे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी हैं, विपक्ष के भी हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमें तो शर्म आ रही है कि एक सांस नहीं निकाल पाए। पहलगांव हुआ था, कर्नल साहब आपने तो फौज में नौकरी की है, पहलगांव में बच्चों और विधवाएं उन हमारे शहीदों की कैसे बदला लिया था, आपने देखा नहीं शायद। आप लोग से भाग जाना चाहते हैं बोल करके टीवी पर, ये बातें सुनेगा नहीं भारत देश। अब आपकी बात देखिए ऐसा है, अभी तक मैं आपकी बात सुन रहा था, परंतु मेरे को ये लगता है कि आप कांग्रेस के अंदर होने के बजाय आप जो है, आपको विरोधाभास के अलावा और कुछ नहीं समझ में आता। आपने जो अच्छाई, आपको अच्छाई भी बुराई दिखती है और बुराई तो बुराई दिखनी चाहिए। परंतु मुझे ये बताइए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। अभी आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, पहले 4-4 दिन में, 6-6 दिन में जब लड़ाई नहीं थी, हमारे देश में शांति थी, तब सिलेंडर के लिए 2 दिन के बाद नंबर आता था, तब आप कहाँ थे? आपने उनका नाम लेकर बोला, वो जवाब देंगे ना। जब सिचुएशन एकदम सही है, आप उसको गलत ठहरा रहे हैं। कमाल हो रहे, मेरी बात पूरी तो होने दीजिएगा। बोलिए सरकार के प्रवक्ता की अच्छे से बात कर रहे हैं, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप फौज में रह के आए हो, पहलगाम के ऊपर बता दो आप क्या कांग्रेस के सुर में सुर मिल जाए तो सब सही है, अदरवाइज आपको देशद्रोही लग रहे हैं लोग। कैसे बातें कर रहे हैं आपने सुरेश गौड़ जी बैठ ठीक है,
देखिए मुझे रोकना पड़ रहा है आप सभी को, माफी के साथ, क्योंकि वक्त इतने की अनुमति देता है। पंकज जी आपका, कर्नल जी आपका, दिलीप जी आपका, और साथ ही सुरेश रोड जी आपका बहुत धन्यवाद। अपना कीमती वक्त दिया आपने और इस खास चर्चा को सार्थक बनाया है। माफी की वक्त इतना ही रहा हमारे पास और इस खास चर्चा में फिलहाल वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है।